Good morning, students. In my previous class, we have studied about Belgium. Today, we are going to study about Sri Lanka. Sri Lanka is a small country in Asian continent. It got freedom in 1948, just 1 year later than India. It has a diverse population. The major social group are Sinhala speaking community, forming the majority 74%, and Tamil speaking community with 18%. We will see that Sinhalas were the followers of the Buddhist and Christian, and the Tamils there were two groups of Tamils, Indian Tamils and native Tamils. 5% population was Indian Tamils. Who were Indian Tamils? Whose forefathers went to Sri Lanka during colonial period for plantation workers and settled there, and 13% were native Tamils. It means Sri Lankan Tamils. हम देखेंगे कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ. हमारे देश की आज़ादी 1947 में हुआ था. इट मीन्स एक साल बाद वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन था वह काफ़ी वेरिड था, डिफरेंट था. वहाँ पर मेजॉरिटी में 74% सिंहलाज थे. सिंहलाज जो वे फॉलोअर्स थे, किस रिलीजन को मानने वाले थे, तो उसमें बुद्धिस्ट भी थे और क्रिश्चियन थे, और 18% तमिल्स थे. तमिल्स के दो ग्रुप्स थे, इंडियन तमिल्स जिनकी संख्या 5% थी, और नेटिव तमिल्स यानी श्रीलंकन तमिल्स, उनकी संख्या 13% थी. अब इंडियन तमिल्स कौन थे? ऐसे तमिल्स जिसके पूर्वज जो कॉलोनियल रीजन में, कॉलोनियल शासन काल में प्लांटेशन वर्कर के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं पर बस गए थे, वही जो है वे इंडियन तमिल्स कहे गए. और ये तमिल्स जो थे ये 3 प्रकार के रिलीजन मानने वाले थे. वे हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियंस भी थे. 7% क्रिश्चियंस थे, और ये क्रिश्चियन या तो तमिल लैंग्वेज बोलते थे या सिंहलाज. अब देख लें कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं. इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज वाइज 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. एक सिंहलाज बोलने वाले, दूसरे तमिल्स बोलने वाले, और एक जॉइंट ग्रुप था जो तमिल्स और सिंहलाज दोनों ही बोलते थे, वे क्रिश्चियन थे. अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर तो इसे डिफरेंट किया, लेकिन जब रिलीजन के आधार पे आएंगे तो सिंहलाज जो थे वे बुद्धिस्ट भी थे और कुछ क्रिश्चियन भी थे. सिंहलाज बौद्ध धर्म को मानने वाले भी और क्रिश्चियन भी थे. तमिल्स जो थे वे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म तीनों ही मानने वाले थे. और क्रिश्चियंस जो थे, कुछ क्रिश्चियन तमिल्स भी बोलते थे जिनकी संख्या 7% थी, तो कुछ क्रिश्चियन तमिल भी बोलते थे और कुछ सिंहलाज भी बोलते थे. इस प्रकार से जो श्रीलंकन वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स थे वे काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे. हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल को लागू किया गया, और 1956 में वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया. इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर शासन करने का प्रयास किया गया.
चूँकि 74% सिंहलाज थे, यह काफ़ी बड़ी संख्या होती है, तो फुल मेजॉरिटी में सिंहली जो लैंग्वेज थी उसके बोलने वाले जीत कर गए, और जीतने के बाद वे मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स बहुसंख्यकवाद के आधार पर शासन करना चाहा। यह मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बहुसंख्यक पॉपुलेशन अपनी इच्छा अनुसार शासन करना चाहते हैं। इट मीन्स वे माइनॉरिटी पीपल को दबाना चाहते हैं, और हम देखेंगे कि इसके फलस्वरूप श्रीलंका पर क्या बुरा असर पड़ा, किस प्रकार से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस a constitution was built and an act passed in 1956 recognized Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamils. 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि सिंहला जो है एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। इसका मतलब क्या है? तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, तमिल को नीचे दिखाया गया। सेकंड चेंज क्या किया गया? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंस पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी पोजीशंस। हम देखेंगे कि दूसरे परिवर्तन जो किया गया वह जो सिंहला एप्लीकेंट्स थे उसे गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा फेवर किया जाता था, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी एजुकेशंस होते थे उसमें भी सिंहला लैंग्वेज वाले को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता था, ज़्यादा उसे वहाँ पर सुविधाएं दी जाती थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. एक और परिवर्तन किया गया जिसके द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बौद्ध धर्म वाले को ज़्यादा जो है उसे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। और बौद्ध धर्म किसका था? मेनली सिंहला लैंग्वेज वाले जो फॉलोअर्स थे वे बौद्ध धर्म के, वे बुद्धिस्ट थे, कुछ क्रिश्चियन को भी मानते थे, लेकिन मेनली जो थे वे बुद्धिस्ट थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक रिलीजन वाले को ज़्यादा फेवर किया जाता है तो इट मीन्स वहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे या फिर जो हिंदूज थे, जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे, उसको डिसरिगार्ड दिया गया, उसे जो है दबाने का प्रयास किया गया। इसी के फलस्वरूप वहाँ पर काफ़ी असंतोष फैला। द एबव गवर्नमेंट measures gradually developed the feeling of alienation among the Tamils of Sri Lanka. They also realized that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language or culture. They also felt that both the Constitution as well as government are not ready to give any right to the Tamils or the Christians. Hence, we see that the Tamils and the Christians became angry from the Sinhalas. हम देखते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन करने से जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकिंग पीपल थे, वे महसूस करने लगे कि मेजॉरिटी में जो सिंहलाज आए हैं वे किसी प्रकार से उनके रिलीजन और लैंग्वेज को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स उसे डिसरिगार्ड कर रहे हैं। और यह देखा कि गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट
वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या जो सिंहलाज के लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज थे वे किसी प्रकार से जो है तमिल्स की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। डिनाइड देम इक्वल राइट्स, इतना ही नहीं, उन्हें इक्वल राइट्स देने से भी डिनाइड किया एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। हमने पहले देख लिया कि उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी उसमें भी पक्षपात होता था, सिंहलाज को ज़्यादा फेवर किया जाता था और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस होते थे उसमें भी जो है फेवर सिंहलाज को ही किया जाता था। द रिजल्ट ऑफ एबव मेजर्स वाज द relation between the Sinhala and the Tamil community strained over time and compelled the Sri Lankan Tamils to launch parties and struggles for regional autonomy, recognition of Tamil as an official language, and equality of opportunity for securing education as well as job. इसी के फलस्वरूप नाखुश होकर जो तमिल्स थे उसने अपना जो सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाया और जो रीजनल ऑटोनॉमी था यानी स्थानीय संप्रभुता था इसकी मांग की और तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मांग की और जो जॉब्स थे और एजुकेशन थे उसमें इक्वलिटी, इट मीन्स तमिल्स और सिंहलाज दोनों को इक्वल राइट्स मिले, इसकी डिमांड की। किसने डिमांड की थी? जो तमिल लीडर्स थे। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये सिंहलाज जो मेजॉरिटी में हैं वे उनके कल्चर, लैंग्वेज इस सब का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ इक्वलिटी जो है जॉब में, एजुकेशन में किसी प्रकार की इक्वलिटी प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसी से नाराज होकर उन्होंने सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी और 3 मांगें रखी। पहला था कि स्थानीय स्वायत्तता मिले, सेकंड था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए और थर्ड था कि उन्हें जॉब्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इक्वलिटी मिले। हम जानते हैं कि आगे हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये जो बहुसंख्यक सिंहलाज थे उन्होंने इनकी किसी भी मांग को नहीं स्वीकार किया। फलस्वरूप किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसका क्या बैड इम्पैक्ट श्रीलंका पर पड़ा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।